दरोगा और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, और मैं इसे अभी हल करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। वर्तमान भारत में अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? उभरती अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कैसे होगा? तो जैसा कि आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और एक क्या है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी भारत कृषि प्रधान देश बोलते हैं, भारत को कृषि प्रधान देश बोलते हैं। दोस्तों थोड़ा लिखने में दिक्कत इसलिए हो रहा है कि एक ये जो बोर्ड है ये मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये उभरती अर्थव्यवस्था है, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी ये तीनों अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्था कौन सा देश का है? तो हम कह सकते हैं अमेरिका का विकसित अर्थव्यवस्था है, और भारत का विकासशील अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित उभरती। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक को विकसित करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? तो मॉरिस डेविस मॉरिस को दिया जाता है। भौतिक गुणवत्ता के आधार पे अर्थव्यवस्था के 3 सूचक है। 3 सूचक कौन कौन है दोस्तों? पहला जो है जीवन प्रत्याशा, दूसरा जो है शिशु मृत्यु दर, तीसरा जो है साक्षरता, तीसरा क्या है? साक्षरता। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक गुणवत्ता के आधार पे जो अर्थशास्त्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर दोस्तों, तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर है निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव बंद अर्थव्यवस्था में संभव है? बंद अर्थव्यवस्था में संभव। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां आयात और निर्यात दोनों बंद हो। जिस देश का आयात निर्यात दोनों बंद हो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, और ऐसा अभी तक किसी देश में संभव नहीं है। एक अफवाह में उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया, वो भी एक अफवाह में है, लेकिन वो भी बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे जैसा कि NNP आपको पता होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, GDP, गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, FC फैक्टर कॉस्ट, MP मार्केट प्राइस, GNP गुड नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि बंद अर्थव्यवस्था में कौन सा संभव है? बंद अर्थव्यवस्था में GDP, GNP दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? PI का मतलब आप बताइएगा, PI का मतलब हम नहीं बताएंगे। ठीक है, GDP बराबर GNP। GDP होता है गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर GNP गुड नेशनल प्रोडक्ट। GDP सकल घरेलू उत्पाद को नापने का तरीका है कि हम घरेलू उत्पाद जितना हो रहा है उसको हम घरेलू उत्पाद को प्लस करेंगे, यानी घरेलू उत्पाद को हम प्लस करेंगे। ठीक है, घरेलू उत्पाद को हम लिखेंगे प्लस क्या होगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब विदेशों से कैसे शुद्ध आय प्राप्त होगा? जैसा कि पता है हमारे देश के आदमी लोग विदेश में लोग काम कर रहे हैं और वहाँ के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। दोनों के अंतर को हम जब आयात निर्यात को हम जब बराबर करते हैं तो उसको हमको शुद्ध साधन आय प्राप्त होता है। उसी को हम ऐड करेंगे बराबर में राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हमारा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था में संभव है GDP बराबर GNP, यानी दोनों का बराबर होगा। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों।
मई 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय होने के बाद इसका नया नाम क्या है? नया नाम क्या है बताएं दोस्तों, नया नाम क्या है? इसका नया नाम क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को हम क्या बोलते हैं? NSO। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष निर्धारणता को प्रदर्शित करता है, निरपेक्ष निर्धारणता को प्रदर्शित नहीं करता है। जैसा कि आप पढ़े होंगे वक्र, जब ग्राफ पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि निर्धारणता को प्रदर्शित लॉरेंज वक्र नहीं करता, लेकिन आय विषमता को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है? तो हम कह सकते हैं लॉरेंज वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है, और आय विषमता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इसका आय विषमता का ग्राफ होगा और आय विषमता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। लॉरेंज वक्र क्या करता है? आय विषमता को प्रदर्शित करता है। आय विषमता का अर्थ है कि गरीबी को आय विषमता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है सापेक्षिक गरीबी, दूसरा होता है निरपेक्ष गरीबी। आय विषमता के आधार पे हम क्या करते हैं? सापेक्षिक गरीबी का मापन हम आय विषमता के आधार पे करते हैं और निरपेक्ष गरीबी को मापन जो है वास्तविक गरीबी के आधार पे करते हैं। 6 नंबर है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी के कारण पर विचार करें। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि तेज होती है। बिल्कुल, गरीबी का कारण है ग्रामीण जनसंख्या में तेज वृद्धि, सही है। सिंचाई के साधन का विकास गलत होगा, कोई विकास नहीं है भाई, सिंचाई के साधन में कोई विकास नहीं। कृषि क्षेत्र में अर्ध सामंती उत्पादन क्षेत्र का होना, क्षेत्र में अर्ध सामंती यानी आधा उत्पादन का होना, सही है। गरीबी निवारण कार्यक्रमों की विफलता, सही है। जितनी भी सरकार योजनाएं लाती है सारी की सारी विफल रहती है, कोई धरातल पर उसका सही प्रयोग नहीं हो पाता है, सही से उसका वो चीज़ दिख नहीं पाता है, उभर नहीं पाता है वो चीज़। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1, 3 और 4 सी होगा, ठीक है। ऐसे भी पता है आपको कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 80% कृषि पे लोग आश्रित रहते हैं और 20% अन्य क्षेत्र पे। नेक्स्ट है 7 नंबर। अब आते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जब कुछ लोगों को जो कि प्रचलित मजदूरी पर काम नेक्स्ट है करने को तैयार हैं, काम नहीं मिलता है तो अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। सही बात है दोस्तों, अनैच्छिक बेरोजगारी। जब कुछ लोग तैयार हैं काम करने के लिए और उन्हें काम जब नहीं मिलता है तो उस स्थिति को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि एक लेबर है, वो 200 रुपये पे तैयार हो गया काम करने को, दूसरा है कि 600 रुपया बोला और वो बोला कि हम जाएंगे तो भाई 600 रुपये पे जाएंगे हम काम करने के लिए, तो उसकी इच्छा है, लेकिन अनैच्छिक इच्छा है कि हमको भाई 600 रुपया दो, उसको इच्छा है कि हमको 600 रुपया दो तब जाएंगे, तो वो क्या है, वो 600 रुपये वाला को ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, 200 रुपये वाला को ले जाएगा। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं जब डिमांड यानी मांग भी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और क्या है, लोग तैयार भी ज़्यादा हैं, तो इस स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अब बी नंबर आता है, लोगों को रोजगार बदलने की प्रवृत्ति जैसी स्थिति घर्षणात्मक बेरोजगारी का लक्षण है। बिल्कुल घर्षणात्मक स्थिति जैसी बेरोजगारी का लक्षण है। जैसे कोई व्यक्ति है, एक कंपनी में उसके काम करना, वो काम छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में काम करने के लिए चला गया, ठीक है। उस दौरान उसको इंटरव्यू से लेके मतलब टोटल जो प्रोसेस है कंपनी को पूरा करने में उसको 5 दिन का समय लगा। 5 दिन का समय लगा इस कंपनी में पूरा प्रोसेस से काम करने के लिए। अब 5 दिन का जो है उसका घर्षणात्मक
इस स्थिति को हम घर्षणात्मक कहेंगे, क्योंकि 5 दिन का उसे कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। इस स्थिति को हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तीसरा नंबर, संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना यदि समग्र मांग और समग्र आपूर्ति सम हो तो इसे पूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है। इसे पूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाएगा दोस्तों। जितना डिमांड है उतना ही उसका आपूर्ति भी है, जितना मांग उतना ही आपूर्ति हो जा रहा है। तो इस स्थिति को क्या है, सम है, मतलब जितना मांग है उसका आपूर्ति भी उतना ही है। तो उस स्थिति को हम संतुलन स्थिति कहते हैं, यानी आपूर्ति सम हो तो इसे हम पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं, यानी ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय शून्य बेरोजगारी की है, नहीं। ये रोजगार ही पूर्ण रोजगार की अभिप्राय शून्य बेरोजगारी से नहीं है। क्यों नहीं है? मान के चलिए इंडिया में बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हवाई जहाज, हर एक का घर, मकान, सारा चीज़ सही हो जाएगा, लेकिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे? अपने आप को अमीर बोलेंगे, गरीब नहीं बोलेंगे, बेरोजगार नहीं बोलेंगे। सारा चीज़ इंडिया में हो जाएगा और आपको रोज़गार ही नहीं दिया जाएगा। तो उस स्थिति को आप शून्य बेरोजगारी कहेंगे, शून्य बेरोजगारी ही कहेंगे, पूर्ण रोजगार उस स्थिति को नहीं कहेंगे। इसलिए नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे। भारत में कॉपीराइट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया? कॉपीराइट बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1958 ईस्वी में किया गया था। 1958 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर पे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह कितना मिलता है? ये सभी को पता होना चाहिए। 3000 रुपये वृद्धा पेंशन के रूप में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर पे। एक MA पास व्यक्ति को चपरासी पद पर नियुक्त होकर कार्य करना पड़ रहा है। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? दृश्य अल्प बेरोजगारी कहा जाएगा। माने वो बेरोजगार है, वो दिख भी रहा है कि वो छोटा रोजगार है। अल्प यानी छोटा रोजगार, दृश्य यानी दिखता हुआ छोटा रोजगार। देखिए, वो व्यक्ति MA पास है और उसे चपरासी के पद पे क्यों काम करना पड़ रहा है? क्योंकि क्या है? रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी है तभी तो वो कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य अल्प बेरोजगारी। अदृश्य अल्प बेरोजगारी किसे कहेंगे? यानी काम के घंटे कम उपलब्ध होना, कम घंटे उपलब्ध होना, यानी हम क्या कहेंगे? यानी लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन लोगों के पास जो काम करने की, यानी काम देने की शक्ति है, उसके पास कम घंटे हैं। तो इस स्थिति को हम अदृश्य अल्प रोजगार कहेंगे। ठीक है, अदृश्य अल्प रोजगार यानी काम के घंटे उसके पास काम करने का इच्छुक है, लेकिन काम के घंटे उसके पास कम है। भाई हम 2 घंटा से ज़्यादा काम आपसे नहीं करवा सकते, या 2 ही घंटा का मेरे पास काम ही है, या 2 दिन के काम है बस। ठीक है, तो वो अनैच्छिक बेरोजगार, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इच्छा के विरुद्ध जो काम है उसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, जो इसका हम बोले थे। इसका आंसर होगा बी, दृश्य अल्प बेरोजगार। 11 नंबर। जब किसी उत्पाद की कीमत को बढ़ाए बिना पहले की अपेक्षा कम वजन आकार में बेचा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हम छिपी हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। क्या कहेंगे? छिपी हुई मुद्रास्फीति। अब कैसे छिपी हुई कहेंगे? आप देखते होंगे हमेशा सर्फ एक्सेल का उदाहरण लेते हैं। सर्फ एक्सेल पहले कितना ग्राम आता था? 250 ग्राम आता था। 250 ग्राम आता था पहले। कितना रुपया? प्राइस 10 रुपया। अभी प्राइस कितना है? 10 रुपया। अभी उसका वजन कितना दे रहा है? तो भाई 100 से 150 ग्राम दे रहा है। तो ये जो किया गया है, क्या किया है? कीमत तो उतना ही है, लेकिन वजन में कम ज़्यादा किया गया है। ये भी क्या है? ये भी मुद्रास्फीति है, महंगाई है। ठीक है, कैसी महंगाई है? तो छिपी हुई महंगाई है। हेडलाइन मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो हेडलाइन कहते हैं जो बड़ा बड़ा पेपर में आपको दे देगा कि टाटा की गाड़ी में इतना रुपए का उछाल, 10,000 की वृद्धि, 10,000 महंगा हुआ। तो क्या कहेंगे आप? हेडलाइन मुद्रास्फीति। उसका आप थोड़ी क्या है, आप गाड़ी थोड़ी खरीदेंगे, लेकिन हेडलाइन मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं। आयातित मुद्रास्फीति बता चुके हैं। संरचनात्मक मुद्रास्फीति बता चुके हैं कि सरकार की नीतियों के कारण मुद्रास्फीति होता है। 12 नंबर पे आते हैं।
निम्नलिखित में कौन एक मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं? प्राथमिक कार्य क्या है? स्थगित मुद्रा को सरल बनाना, मूल्य का संचय करना, मूल्य का हस्तांतरण में सहायक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी प्राथमिक मुद्रा का कौन सा कार्य है इसमें पूछा है। और प्राथमिक मुद्रा का कार्य जो होता है विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा क्या होता है? विनिमय का माध्यम होता है। यानी एक किसी वस्तु का आकलन करना है, यदि गाय खरीदना है तो हम उसको क्या करेंगे? मुद्रा में मापेंगे कि गाय का रेट हो इसका हम 10,000 रुपया देंगे या 12,000 होगा, तो उसको हम क्या करें? विनिमय का माध्यम है, लेन देन का एक माध्यम है। मूल्य का मापन है, मूल्य का भी मापन करता है मुद्रा से मूल्य की माप हो सकती है। ठीक है। और जो स्थगित मुद्रा को सरल बनाना, मूल्य का संचय करना, मूल्य का हस्तांतरण करना, ये सारे के सारे द्वितीय श्रेणी का मुद्रा है। क्या है? द्वितीय कार्य है। मुद्रा के क्या है? द्वितीय कार्य है। प्राथमिक कार्य मौद्रिक नीति के तहत अगर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने का अधिकतम सीमा निर्धारित करता है तो इसे हम क्या कहेंगे? मौद्रिक नीति आपको पता होगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई लाता है। वाणिज्यिक बैंक के बारे में भी पता होना चाहिए। वाणिज्यिक मतलब होता है व्यापारिक बैंक। क्या होता है दोस्तों? व्यापारिक बैंक। तो क्या कहता है? ऋण देने का अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। तो इस स्थिति को हम जो कहते हैं राशनिंग करते हैं, साकार राशनिंग करने के लिए ऐसा करती है। ठीक है। आरबीआई अपनी सीमांत आवश्यकताओं यानी जितना ज़रूरी है उसी के हिसाब से जमानत राशि और ऋण की राशि के अंतर को ही हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। और उसी पे वो क्या करता है, उसी के तहत वो उसका सीमा यानी लिमिटेशन बना देता है। इस स्थिति को हम शाह की राशनिंग कहते हैं, शाह की राशनिंग करते हैं। नेक्स्ट है, जब शेयर बाजार में पुरानी सूचीबद्ध कंपनियां अपने नए शेयर बाजार जारी करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? यानी पुरानी जो कंपनी है नए शेयर जारी करती है तो इसे हम क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं, एफपीओ कहते हैं, इराट इशू या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अक्सर नई कंपनियां शेयर जारी करती है, आप लोग को पता होगा। लेकिन जो पुरानी कंपनी शेयर जारी करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एफपीओ कहते हैं, एफपीओ कहते हैं। नेक्स्ट है, चिटफंड किसे कहते हैं? तो चिटफंड निम्न स्तर का संस्था है जो अधिक क्या करता है? ब्याज देती है। चिटफंड क्या करती है? अधिक ब्याज देती है और कम समय में देती है। इसका सबसे खास काम है कम समय में देती है और इसमें कम रुपए भी आप लगा सकते हैं। चिट फंड में आप कम रुपए भी लगा सकते हैं, यानी कम। और ये सारे के सारे शेयर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन आप चिट फंड मान के चलिए, आप जितना पैसा दिए चिट फंड वाला जमा किया, वो कंपनी के पास जमा किया, कंपनी के पास जो उसका बेनिफिट है वही आपको प्रॉफिट ही आपको शेयर करता है। ठीक है, प्रॉफिट ही शेयर करता है। इसको इनडायरेक्टली इसे हम शेयर बाजार कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा, यह एक बचत योजना है। क्या है? बचत योजना है। निगम कर के संबंध में कौन एक सही नहीं है? यह एक प्रत्यक्ष कर है। बिल्कुल सही है, सभी को पता होना चाहिए। यह कर निजी कंपनी के लाभ पर लगाया जाता है, सार्वजनिक कंपनी यह कर नहीं देना पड़ता है। ये आंसर ये वाला गलत है दोस्तों। निगम कर भारत सरकार के राजस्व प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत है। हाँ, यह कर केंद्र राज्य के माध्यम से विभाजित नहीं किया जाता है, ये भी सही है। केंद्र राज्य के माध्यम से इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। यह जो कर है वो प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और यह राज्य के मध्य विभाजित भी नहीं किया जा सकता है। केंद्र राज्य के मध्य विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं इसको बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन जीडीपी को क्या कहते हैं? जीडीपी को हम बांटते हैं। यदि स्टेट में सामान बिका तो स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। ठीक है। यदि ऑनलाइन हम चीज़ खरीद रहे हैं वो किस में जाता है? वो जीडीपी वो जाता है सीधा केंद्र सरकार के पास, वो जाता है केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन में। यदि ऑफलाइन में स्टेट की चीज़ें हम वस्तुएं खरीदते हैं तो वो जाता है हमारा
स्टेट गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट है 17 नंबर पे आते हैं, प्रतिकारी शुल्क है। प्रतिकारी शुल्क क्या है? ये आयात कर है। प्रतिकारी शुल्क क्या है? ये एक आयात कर है। 18 नंबर है कि कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करें दोस्तों। राजकोषीय घाटा बजट घाटे से अधिक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। राजकोषीय घाटा बजट घाटे से अधिक हो सकता है। राजकोषीय घाटा बजट घाटे की तुलना में अर्थव्यवस्था की बेहतर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो ये भी सही है दोस्तों, यानी इसका आंसर जो होगा 1 और 2। राजकोषीय घाटा एक सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया जाता है जो कि केंद्र सरकार जारी करती है। नेक्स्ट है 19 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर है? जीएसटी के दायरे से मानव उपभोक्ता वाला अल्कोहल, ये भी बाहर है। पेट्रोलियम उत्पाद बाहर है। विद्युत जीएसटी से बाहर है, यानी इसका आंसर सही, इनमें से सभी। 20 नंबर बोलता है कि किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है? किस बैंक का मुख्यालय जो है से कोलकाता में स्थित है? तो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, इसका आंसर ए होगा। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय जो है से लखनऊ में है। कहाँ है इसका? लखनऊ में है। लखनऊ में है, ठीक है। लघु औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय जो है सो लखनऊ में है। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ये दोनों के दोनों मुंबई में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है 21 नंबर, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम। कीमत नियंत्रण, समष्टि अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी होगा दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम माइक्रो इकोनॉमी बोल। उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर घिसकाव का अर्थ, दाईं ओर घिसकाव का अर्थ, दाईं ओर घिसकाव का अर्थ यानी बोल रहा है कि जो वक्र है, ये वक्र है, ये जो बाएं से दाईं ओर जो घिसक रहा है, उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है या उत्पादन का स्थिर रहना दर्शाता है या उत्पादन में कमी, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ दोस्तों? ये जो बाईं से दाईं ओर जो जाता है वक्र, ये उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। क्या करता है? उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है, वृद्धि। नेक्स्ट आते हैं, उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को कहते हैं, उस स्थिति को कहा जाता है जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय न करे। उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय करके अधिक संतुष्टि प्राप्त करे। बिल्कुल सही है दोस्तों। उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त कर, जितना कमाया है यानी जितना उसका इनकम है, जितना उसका इनकम है उसमें अधिक से अधिक संतुष्टि है, उसका अधिक से अधिक संतुष्टि है, उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलन। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति, ठीक है। उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय करके न्यूनतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है? नहीं। उपभोक्ता अपनी असीमित आय को व्यय नहीं कर पाता है। गलत। 24 नंबर है, ऐसी वस्तु जिनकी मांग आय बढ़ने पर घटती है और आय घटने पर बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वस्तु, पूरक वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु या स्थापन्य वस्तु। इसे हम निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। मांग बढ़ने पर क्या है? आय घटने लगती है और आय घटने पर मांग बढ़ती है। इस स्थिति को हम निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। पूरक वस्तु किसे कहते हैं? पूरक वस्तु कहते हैं जो एक दूसरे के पूरक हो, जैसे चाय, चीनी। चाय और चीनी, चाय की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो चीनी का मूल्य, मांग जो है से घट जाएगा। चाय के मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो चीनी का मांग घट जाएगा। चीनी के रेट में बढ़ोतरी होगी तो चाय का मांग घट जाएगा। यदि चीनी के रेट में बढ़ोतरी होगी तो चाय का मांग घट जाएगा, चाय पीने वाले की संख्या घट जाएगा। तो इस स्थिति को हम पूरक वस्तु कहते हैं। स्थापन्य वस्तु किसे कहते हैं? कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग करना। जैसे स्कॉर्पियो खरीदने गए,
स्कॉर्पियो पसंद नहीं आया, हम नैनो ले लिए। हम क्या ले लिए? नैनो ले लिए। तो हम वस्तु को खरीदे लेकिन उसको स्थिति को स्थापन कर दिए हम। ठीक है, इस स्थिति को हम स्थापन स्थिति कहते हैं। सामान्य, जहाँ तक सामान्य वस्तु है, ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग से अभिप्राय है। पूर्णतः लोचदार मांग से अभिप्राय क्या है? तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। पूर्णतः लोचदार मांग से अभिप्राय है कि कीमत में परिवर्तन की मांग की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ना। कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में अनंत परिवर्तन का होना नहीं। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होना। मांग में जितना परिवर्तन हुआ उतना भी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसी को हम पूर्णतः लोचदार कहते हैं। जैसे आपको ग्राफ से चलिए समझा देते हैं। ठीक है, जैसा कि ये हमको प्राइज रख रहे हैं, पी प्राइज, P1 प्राइज। यहाँ पे हम क्वांटिटी रखते हैं, यानी मात्रा, M1 M2। पहला नंबर है कि पहला मूल्य इतना था, इसका डिमांड इतना हो गया। मैंने मूल्य कम था तो उसका डिमांड लोग ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अब मूल्य थोड़ा सा ऊपर गया तो इसका डिमांड क्या हो गया? डिमांड थोड़ा सा हो गया। ठीक है, डिमांड थोड़ा सा हो गया। इसको जब वक्र से हम ऐसे सीधा खींचेंगे, ठीक है, तो ये जो वाला स्थिति है, ये स्थिति क्या दर्शाएगा? ये मूल्य में परिवर्तन की स्थिति को दर्शाएगा। और ये जो है, जो ये नीचे वाला स्थिति हो गया दोस्तों, आपको जो ये नीचे वाला स्थिति हो गया, ये जो है मांग में परिवर्तन की स्थिति को दर्शाएगा। किस चीज़ को दर्शाएगा? तो मांग में परिवर्तन की स्थिति को दर्शाएगा।